तो गॉस सीडल मेथड जो है उसका अपन ने स्लैक बस का कैलकुलेशन समझ लिया, जो कि कॉमन है, जिसे स्टैटिक लोड फ्लो इक्वेशन कहते हैं। और अपन ने पीक्यू बस के ऊपर जो डेटा होता है अननोन वी और डेल, वो कैसे कैलकुलेट करना है वो सीख लिया। अब अपन बात करते हैं कि ये जो हम कैलकुलेशन करते हैं पीक्यू बस की, इस पीक्यू बस की कैलकुलेशन को असल में अगर कोई क्वेश्चन लिया जाए तो उस क्वेश्चन के अंदर अपन किस तरीके से सॉल्व करेंगे, और उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि पीवी बस का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो दो अलग अलग क्वेश्चंस होंगे, या तो आपको पीवी बस के लिए कैलकुलेशन कही जाएगी, पूछी जाएगी, या फिर आपको पीक्यू बस के लिए कैलकुलेशन पूछी जाएगी कि किस तरीके से कैलकुलेशन होगा, वो आपको फाइंड करना है। तो मैं यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं, उस एग्जांपल में मैं पीक्यू बस की कैलकुलेशन सिखाऊंगा, जिसका फॉर्मूला अपन ने यहां पर डिस्कस किया है। ये रहा, अभी अपन ने डिस्कस किया ये फॉर्मूला, ये आपको याद भी हो जाएगा, फिर यूज करना कैसे है वो आप लोगों को याद भी हो जाएगा। एग्जाम में हो सकता है कि आपको कोई छोटा सा क्वेश्चन दे दे, क्योंकि गॉस सीडल से न्यूमेरिकल आने के चांसेस थोड़े बहुत बनते हैं। तो ये फॉर्मूला अपन बहुत बार यूज करके देख लेंगे, अपन को याद हो जाएगा किस तरीके से इसको यूज करना है। तो ये वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और एंगल अपन पीक्यू बस पर कैलकुलेट करते हैं। तो पीक्यू बस का एक अपन क्वेश्चन लेते हैं, फिर अपन पीवी बस जो है उसको डायरेक्ट एक क्वेश्चन के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। सीधा एक क्वेश्चन लेंगे और उसी क्वेश्चन के थ्रू अपन उस पीवी बस को कैलकुलेट करेंगे, या पीवी बस के डेटा को कैलकुलेट करेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट एन एग्जांपल। एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। क्वेश्चन में अपने पास में 3 बस दी गई है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3 बसेस दी गई है, मतलब कि 3 बस का सिस्टम है। ये 3 बस सिस्टम है अपने पास में। इनका वैल्यूज भी लिख लेते हैं, -J4, -J3 और -J5। ये अपने पास में 3 बस का एक सिस्टम दिया गया है। अब इस सिस्टम के अंदर हमें फाइंड करना है कि PQ बस जो है उस पर वोल्टेज और मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना होगा। इस चीज को फाइंड करने के लिए आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यूज दी गई है वो एडमिटेंस है या इंपीडेंस है, पहले वो भी बताना जरूरी है, क्योंकि बिना वाई बस के तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन है, इन ए 3 बस power system, per unit line admittances are given. Per unit line admittances are given at 100 MVA base। मतलब कि आपको जो वैल्यूज दी गई हैं वो वैल्यूज पर यूनिट में दी गई है और एडमिटेंस की दी गई है। तो वाई बस तो अपन यहां से डायरेक्ट बना सकते हैं, फिर अपन को उसके अंदर कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब अगर अपन बात करें कि अपन को डेटा क्या क्या दिया गया है और कौन कौन सा दिया गया है, तो देखो पहले बात करते हैं बस नंबर की। तो बस 3 है, 1 2 3, 3 बसेस हैं। इन तीनों बसेस पे जो डेटा गिवन है वो अपन यहां पर लिख लेते हैं। एक तो आपको दिया गया है P जनरेटेड मेगावाट में, Q जनरेटेड MVAR में, P डिमांड मेगावाट में, Q डिमांड MVAR में,
उसके साथ में वोल्टेज और डेल एंगल, ये वैल्यूज आप लोगों को इस तरीके से गिवन है। अब यहां पर पहली बस पर P और Q अननोन है और डिमांड है 0 और वोल्टेज का वैल्यू दिया गया है 1.02 मैग्नीट्यूड और एंगल उसका दिया गया है 0 डिग्री। ये पहली बस का डेटा है। दूसरी बस पर P दिया गया है 25 15 50 25 25 15 50 25 V और डेल अननोन है, इसमें भी V और डेल अननोन है और वैल्यू दिया गया है 0 0 60 30 0 0 60 और 30। तो अगर मैं बात करूं यहां पर बस नंबर 1 जो है इस पर P और Q अननोन है। तो अगर बस नंबर 1 पे P Q अननोन है और V और डेल गिवन है, तो ऐसी कौन सी बस है याद करो जिसमें आप लोगों को V और डेल गिवन होता है। वो वाली बस होती है साहब स्लैक बस। कौन सी बस होती है? स्लैक बस, यानी कि फर्स्ट नंबर बस आपको स्लैक बस गिवन है। और सेकंड बस ऐसी जहां V और डेल अननोन है, P और Q गिवन है। तो P और Q गिवन है, तो ऐसी कौन सी बस है जिसमें P Q गिवन होता है? PQ बस। तो यानी कि क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को PQ बस दी गई है और स्लैक बस दी गई है, यानी कि ये PQ वाला मेथड जो अपन ने पिछले स्लाइड के अंदर देखा है, जो ये समझा है, इस वाले का अपन यूज करेंगे इस मेथड के अंदर। ये क्वेश्चन गिवन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है? सर क्वेश्चन तो शुरुआत में बहुत भारी भरकम लग रहा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम तो डर रहे हैं। डरने की कोई चिंता नहीं है, गॉस सीडल मेथड सबसे आसान मेथड होता है। अरे इसका मतलब न्यूटन रैप्सन इससे भी टफ है? और नहीं तो क्या, न्यूटन रैप्सन मेथड इससे भी टफ है लाला, इससे भी टफ है। ये तो बहुत आसान है। अभी देखो बहुत इजीली से चुटकियों में आंसर आ जाएंगे। देखो अब पहले अपन इसको डेटा को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। थोड़ा सा अपन डेटा को क्या करते हैं? सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? हम यहाँ पर जो हमें बस दी गई है स्लैक बस, PQ बस और PV बस, इन बसेस पे डेटा को मॉडिफाई करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, या इसको लिख लेना, ये आपका क्वेश्चन है। अब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो मैं इसी में चेंजेस करूंगा यहाँ पे थोड़ा सा, है ना। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखो आप लोगों को किसी पर्टिकुलर बस बार पर, जैसे मान लो ये जनरेटर है, ये जनरेट कर रहा है, इस बस बार पर एक लोड कनेक्टेड है इस तरीके से। ये लोड कौन सा है? ये इस जनरेशन यूनिट का खुद का डिमांड है। इस जनरेटर ने कोई पर्टिकुलर पावर जनरेट करी और इसने खुद ने ही वो उसमें से कुछ पावर डिमांड कर ली, कुछ पावर मांग ली। तो ट्रांसमिशन लाइन में कितनी पावर होगी? जितना जनरेटर ने जनरेट किया और जितना उसका डिमांड था। सर ये डिमांड जनरेटर का खुद का क्यों है? क्योंकि पावर प्लांट को खुद को वर्क करने के लिए भी कुछ पावर चाहिए होता है। तो ये पावर उसने जनरेट किया, इतनी उसकी खुद की डिमांड है, तो टोटल लाइन में कितनी पावर होगी? PG माइनस PD हो जाएगी। तो यहां पर आप लोगों को वैल्यूज कौन कौन सी गिवन है? PG गिवन है और PD गिवन है। तो PQ बस के लिए PG माइनस PQ, जब PG माइनस PD जब आप करेंगे तो आप लोगों के पास एक्चुअल के अंदर जो पावर है वो आ जाएगी। तो अपन इसको कैसे सॉल्व करें? देखो ये आपने इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया है। अब अपन बात करते हैं, स्क्रीनशॉट इसका आपने ले लिया होगा। अब देखो इसके अंदर मैं यहां पर फाइंड करने वाला हूं PG माइनस PQ। तो देखो ये लिख देता हूं मैं, P इज इक्वल्स टू PG माइनस में बार बार PQ बोल रहा हूं, PD होगा, है ना। और Q इज इक्वल्स टू QG माइनस QD। अब देखो यहां पर पहले PG का वैल्यू क्वेश्चन मार्क था, QG का वैल्यू क्वेश्चन मार्क था और PD का वैल्यू 0 0 था, यही था ना। तो क्वेश्चन मार्क में से 0 घटाएंगे, क्वेश्चन मार्क में से 0 घटाएंगे, दोनों ही केस के अंदर वैल्यू कितना बचेगा अपने पास पीछे? सर क्वेश्चन मार्क में से 0 घटाओगे तो पीछे क्वेश्चन मार्क ही रहेगा, क्योंकि डेटा ही नहीं पता है। तो इसका मतलब स्लैक बस के लिए ये वैल्यू कितनी आएगी? स्लैक बस के लिए ये वैल्यू आ जाएगी क्वेश्चन मार्क P और Q दोनों ही नहीं पता। अब PQ बस के लिए देखो 25 माइनस 50,
तो कितना बचेगा, -25 बचेगा, माइनस का 25 बचेगा। पर सर वैल्यूज तो सारी पर यूनिट में गिवन है, तो क्या ये वैल्यूज भी पर यूनिट में चाहिए? यस, हमें ये वैल्यूज भी पर यूनिट में चाहिए। तो पर यूनिट के लिए क्या करेंगे, एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाय बेस वैल्यू। एक्चुअल कितना है 25, बेस कितना है सर, जो गिवन होता है 100, उसी को बेस मान लें अपन, क्वेश्चन ने कहा भी 100 MVA बेस। तो 25 डिवाइड बाई 100 करोगे तो बेस वैल्यू में भाग लगेगा, तो पर यूनिट वैल्यू कितना आ जाएगा 0.25। ये 25 माइनस 50 घट गया। ठीक, इसी प्रकार से 15 माइनस 25 घटेगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो Q का वैल्यू 10 बचेगा, तो ये अपन ने लिख दिया 10। पर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो ये आ जाएगा 0.10। माइनस इसलिए क्योंकि 25 ज्यादा है, 15 कम है। ठीक, उसी प्रकार से यहां देखो 0 माइनस 60 आ जाएगा 0.60 माइनस में। और ठीक इसी प्रकार 0 माइनस 30 ये कितना आ जाएगा 0.30 माइनस में, 0.30 माइनस में। ये अपने पास में पीजी का वैल्यू आ गया, यानी पी का वैल्यू, पीजी तो क्या पी का वैल्यू आ गया, ये क्यू का वैल्यू आ गया। वी और डेल की जहां तक बात है तो भाई ये तो वैल्यू पहले जितनी थी वैतनी ही है आज भी। बस तो इस लाइन को थोड़ा छोटा करने के लिए मैंने ये रामायण यहीं पे लिख दी। चलिए, अब अगर अपन बात करें कि हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो देखो भाई ये वैल्यू अननोन है V और डेल, और ये भी अननोन है V और डेल। तो सबसे पहले अपन PQ बस की कैलकुलेशन करेंगे, वहां से V और डेल निकालेंगे, और फिर अपन स्लैक बस की कैलकुलेशन करेंगे। हमेशा पहले PQ बस की और PV बस का फॉर्मूला क्वेश्चन है तो PV बस की कैलकुलेशन करेंगे, स्लैक बस का वैल्यू सबसे लास्ट में कैलकुलेट किया जाता है। अब अपन बात करते हैं सर, ठीक है अपन PQ बस का कैलकुलेशन कर लेते हैं। PQ बस के अंदर वोल्टेज और एंगल निकालना होता है, और वोल्टेज और एंगल निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला तो पहले से उपलब्ध है। यस बिल्कुल है, ये रहा, VI इज इक्वल टू 1/YII ब्रैकेट्स P माइनस JQI डिवाइड बाई VI का कॉन्जुकेट माइनस सिग्मा K1 से N तक YI KV के K इज नॉट इक्वल टू I। ये एज इट इज लिखना है उधर, तो लिख देते हैं। देखो एक बार आप लोग भी पीछे देखते रहें और देख करके लिखते रहें। अरे कहाँ गया पेन, चल रहा है नहीं चल रहा है, चल रहा है। चलिए, तो VI 0-1 नहीं लिखना है अपन को, ये यहाँ पे जो 0-1 है ये अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन जो जनरल फॉर्मूला था वो लिख लेते हैं। VI इज इक्वल टू 1/YII ब्रैकेट्स PI माइनस JQI डिवाइड बाई VI का कॉन्जुकेट माइनस सिग्मा K इज इक्वल्स टू 1 से N वेयर K इज नॉट इक्वल्स टू I YI के V के। ये अपने पास में फॉर्मूला था, देख लो एज इट इज है ना। यहां पे वेक्टर है, ठीक है साहब। अब अपन बात करें कि सर वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, कैसे फाइंड आउट करना है। तो देखो करना क्या है, एक 2 नंबर बस का वोल्टेज चाहिए, एक 3 नंबर बस का वोल्टेज चाहिए। तो एक इक्वेशन तो होगी 2 नंबर बस की, और एक इक्वेशन होगी 3 नंबर बस की। यानी I का वैल्यू एक तो हो गया 2 और एक I का वैल्यू हो गया 3, यानी 2 चीजें। अब चूंकि 2 वैल्यू निकालनी है तो 2 फॉर्मूले बनेंगे। तो I का वैल्यू पहले 2 लिखा, फिर अपन ने क्या लिखा 3 लिखा। तो I का वैल्यू जहां जहां I दिख रहा है वहां 2 लिख दो पहले तो 1/Y22 दिखा, फिर 1/Y22 के बाद ब्रैकेट लगाओ, जहां जहां I है वहां 2 लिखना है ना। तो P2 माइनस JQ2 डिवाइड बाई V2 का कॉन्जुकेट माइनस सिग्मा। अच्छा, यहां पर K का वैल्यू 1 और 2 अपन को ओपन तो करना ही पड़ेगा, 1 से लेके N तक जाना है। अब N तक जाना है तो N तक जाना है, तो ये N क्या है, ये जितने बस है नंबर है वो है। बस कितनी है 3 है। अब इन 3 बस है तो N का वैल्यू 3 रखेंगे तो K का वैल्यू 1 2 3 जाएगा। पर 1 2 3 में I बराबर कितना है, I बराबर 2 है, तो 2 नहीं रखना है क्योंकि ये लिख कह रहा है कि 2 नहीं रखना है। यानी एक तो 1 लिखेंगे और एक 3 लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे।
तो अपन यहां पर वैल्यू लिख लेते हैं y, i का वैल्यू तो ये 2 फिक्स हो गया। अब k का वैल्यू पहले तो 1 लिखेंगे और फिर k का वैल्यू 2 नहीं 3 लिखना है, क्योंकि 2 नहीं लिखना है, ये पहले से लिखा हो। ये आपके पास में इक्वेशन होगी 1/y22 ब्रैकेट्स p2 माइनस jq2 डिवाइड बाई v2 का कॉन्जुगेट माइनस y21 v1 एंड y23 v3। सबके ऊपर फेज ये अपना सदिश लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से इसका भी लिख लेते हैं 1/y33 ब्रैकेट p3 माइनस jq3 डिवाइड बाई v3 का कॉन्जुगेट माइनस y31 v1 माइनस y32 v2। 3 नहीं लिखना है क्योंकि 3 के लिए अपन ने यहां पर मना किया कि नॉट इक्वल टू आई होना चाहिए। ये अपने पास में v2 v3 का वैल्यू आ गया। अब अपन को एक चीज और चाहिए, सर y21 y23 y31 ये कहां से लाए? ये तो बस एडमिटेंस मैट्रिक्स जो y बस है वहां से आएगा, तो y बस तो अपन ने निकाली नहीं क्वेश्चन में। इसका मतलब अब अपन को y बस भी निकालना पड़ेगा। तो y बस निकालने के लिए अपन यहां पर देखो डायग्राम देखते जाओ, y बस बनाते जाओ, 2 मिनट का काम है। तो y बस 3x3 का बनेगा। देखो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। ये नंबरिंग आपको क्वेश्चन में पहले से मिलेगी, आपको मन से नहीं लिखनी है। तो 1 डायगोनल में क्या होते हैं 1 1 2 2 3 3। तो 1 1 से कौन जुड़े हुए हैं? 4 और 3 कितने हो गए? 7 हो गए। तो माइनस j7। 2 2 से 2 से कौन कौन जुड़ा हुआ है? 3 और एक 5, 8 हो गया। और यहां पर 4 और 5 9 हो गया, माइनस j8। सिंपल जोड़ना, ये तो आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी और आपको आनी भी चाहिए। j7 8 9 हो गया। अब 1 से 2 के बीच में j3 जुड़ा है। अब अपन को पता है यहां तो माइनस लगेगा पहले से ही, पहले से माइनस लग के फिर ये लिखेंगे 1 और 2 के बीच माइनस j3, तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो माइनस माइनस में ऐसे नहीं लिख रहा, माइनस ब्रैकेट माइनस j3, ये कट जाएगा। तो अपन सीधा लिख देते हैं 1 और 2 के बीच ना, तो 2 और 1 के बीच में भी यही रहेगा। ठीक उसी प्रकार 1 और 3 के बीच में कितना है? 1 और 3 के बीच में सर j4 है, तो 3 और 1 के बीच में भी j4 रहेगा। 2 और 3 के बीच में कितना है? सर j5 है, तो 3 और 2 के बीच में भी j5 रहेगा। ये आपकी y बस बन गई। बहुत ही सिंपल है, एक बार सीखने के बाद तो y बस तो बच्चों वाला खेल है। तो सर y बस रेडी है, फॉर्मूले रेडी है। अब क्या बचा है? अब बस फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी बाकी है, फॉर्मूलेज में वैल्यू रखनी बाकी है। यहां तक एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन फॉर्मूले में वैल्यू लग के आगे कैलकुलेट करना सीखते हैं। चलिए पढ़ते हैं आगे। अब देखिएगा करना क्या है। अपन को सबसे पहले फर्स्ट इटरेशन करनी है, इटरेशन फर्स्ट शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, इटरेशन। अब फर्स्ट इटरेशन करनी कैसे है? तो सबसे पहले अपन v2 का वैल्यू लिखेंगे। फॉर्मूला अपन ने अभी पिछली स्लाइड में लिखा है, एज इट इज अपन को याद है। देखो आप लोग बार बार लिखते जाएं ताकि ये फॉर्मूला याद हो जाए अपन को, कोई दिक्कत नहीं। 1 अपॉन जो ये 2 है वही बार बार लिखना है, y22 ब्रैकेट 2 है तो p2 माइनस jq2 रहेगा। फिर उसके बाद में 2 है तो इसी 2 का नीचे कॉन्जुगेट रहेगा। ये तो टर्म आराम से माइनस लग जाएगा। सिग्मा y i के v के है तो y i के अंदर तो ये 2 रहेगा। अब यहाँ पर k का वैल्यू 2 नहीं रखना है, बाकी लिख सकते हैं। बस टोटल 3 है, मतलब कि 2 नहीं लिखना तो 1 और 3 लिखेंगे। तो पहले 1 लिखा तो v1 आ गया, और फिर 3 लिखा तो v3 आ गया, बीच में माइनस लगा हुआ है ही। ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पर फर्स्ट इटरेशन का मतलब ये हुआ, v1 तो गिवन है। देखो क्या क्या गिवन है, देखो v1 गिवन है,
ये रहा पहली बस का V1 गिवन है, V1 गिवन है, Y21 यहां से आ जाएगा, Y23 यहां से आ जाएगा। V3 का वैल्यू कहां से आएगा है, V3 का वैल्यू कहां से आएगा और V2 का वैल्यू कहां से आएगा? तो V3 का वैल्यू जो है वो अपन को एज्यूम करना पड़ेगा। इनिशियल वैल्यू, मैंने क्या कहा था कि हम एक इनिशियल वैल्यू लेते हैं गॉस सीडल मेथड में, फिर उसको पुट करके फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं, फिर सेकंड अप्रोक्सीमेशन, इस तरीके से इटरेशंस परफॉर्म करते जाते हैं। तो जो चीज अननोन है उसका तो फर्स्ट इटरेशन निकाल रहे हैं ना, तो पहली वैल्यू सबसे पहली वाली अपन अज्यूम करते हैं। तो देखो इसकी वैल्यू भी अज्यूम करनी पड़ेगी 0, इसकी वैल्यू भी अज्यूम कर ली 0, तो इसकी पहली वैल्यू मिलेगी V2 की। अब वैल्यूज लिखनी है, वैल्यूज लिखो, तुम्हारे पास में स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, डेटा अवेलेबल है। 1/y22 का वैल्यू जो है वो सीधा लिख दो, 1/-j8, y22 का वैल्यू कितना है -j8 ब्रैकेट्स p2 -jq2, p2 कितना है -0.25 और jq2 कितना है -j0.10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा -0.25 प्लस j0.10 डिवाइड बाई, अब जो ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वाली वैल्यू है वो कितनी ली जाए। तो जब आप लोगों को वोल्टेज का अप्रोक्सीमेशन वैल्यू सबसे पहला लेना होता है तो आप हमेशा 1 ∠0 लेते हैं। अब चूंकि यहां पर कॉन्जुगेट है तो एंगल 0 की जगह कितना आ जाएगा -0 माइनस y21, ये देख लो y21 कितना है, ये रहा y21 j3 है, तो यहां पर लिख देंगे अपन j3 मल्टीप्लाई बाई V1 का वैल्यू कितना दे रखा है 1.02 दे रखा है, ये देख लो यहाँ पे 1.02 दे रखा है, ये अपन ने लिख दिया। तो वैल्यू आ गया j3 ब्रैकेट्स 1.02 और एंगल भी लेना है साथ में अपन को इसका, क्योंकि फेजर वैल्यू है सारी की सारी, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगा एंगल का 0 डिग्री माइनस y23 कितना है y23 j5 है, तो यहाँ पे j5 आ जाएगा और ब्रैकेट में V3 का वैल्यू फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, इसका भी वैल्यू कितना ले लेंगे अपन 1 ∠0 ले लेंगे। वोल्टेज का पहला अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू 1 ∠0 लेना है। कैलकुलेटर उठाओ, उंगलियां फेरो, क्योंकि इंजीनियरिंग के अंदर कैलकुलेटर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फेजर कैलकुलेशन में तो बिना कैलकुलेटर टच से मस भी नहीं कर सकते क्वेश्चन को। तो यहां से V2 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू कितना आ जाएगा, फटाफट से कैलकुलेट करके वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट करो और फिर प्ले करके आप अपनी वैल्यू को मेरी वैल्यू से वेरीफाई करके देखना। वैल्यू आएगा 0.995, मैंने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है तो मैं डायरेक्ट देख करके आपको वैल्यू लिख देता हूं, 0.995 माइनस 1.8 डिग्री पर यूनिट। यह आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आ गया V2 का। अब क्या करें, अब V3 निकालेंगे। भाई V2 निकल गया तो V3 भी तो निकालना है, तो V3 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो V3 का पहला अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू कैसे निकलेगा, 1/y33 ब्रैकेट P3 माइनस jQ3 डिवाइड बाई V3 कॉन्जुगेट माइनस y31 V1 माइनस y32 V2। सर ये वैल्यू इतनी जल्दी कैसे याद हो सकती है? अरे भाई जो I नंबर है वो तो लिखना ही लिखना है, फिर उसके साथ में 1 और 2 लिखना है, क्योंकि 3 के बराबर I के बराबर K नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है, ये वैल्यूज उठानी है। अब सर ये V3 का ये वैल्यू कहां से लेके आए, कॉन्जुगेट, तो ये पहला अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है ना, तो इसका वैल्यू कितना लिखेंगे 0। तो यहां से V3 का जो वैल्यू है वो अपने पास में आ गया 1/y33, अपन ने फॉर्मूले में पुट कर ली सारी की सारी वैल्यू। अब बात करें कि ये जो V2 का वैल्यू है वो कहां से आएगा, तो V2 अभी ताजा निकला है फर्स्ट इटरेशन से, V1 क्वेश्चन ने दिया है। V3 का वैल्यू कहां से लाए सर, तो V3 का कोई पहला इटरेशन तो निकला हुआ नहीं था, तो ये इनिशियल वैल्यू लिया जाएगा, तो इसका पहला इटरेशन जो है वो V3 का भी मिल जाएगा। अब यहां पर ये सारी की सारी वैल्यूज अपन को पता है, अपने पास में पिछली स्लाइड से अवेलेबल है, इस स्लाइड से अपन ये वैल्यूज उठाएंगे। मैट्रिक्स पड़ी है, V1 पड़ा है, उठाकर इधर पटको और वीडियो पॉज करके खुद कैलकुलेट करो, फिर चेक करो कि आंसर सही आया है या फिर नहीं आया। आंसर है इसका 0.976 एंगल -5 डिग्री।
0.976 एंगल -5 डिग्रीज। ये आंसर हो गया। तो एग्जाम में आप लोगों को ऐसे क्या कहा जा सकता है कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन तक आप लोगों या फर्स्ट इटरेशन कैलकुलेट करके V2 और V3 का वैल्यू फाइंड आउट करिए। ये आपके पास में आ गया। अब मान लो आपसे कहे कि नहीं सेकंड इटरेशन भी निकालो, तो अपन एक और इटरेशन निकाल लेते हैं। जितनी ज्यादा इटरेशन निकालोगे उतना ही ज्यादा तुम परफेक्ट होते जाओगे, उतना ही ज्यादा तुम परफेक्ट होते जाओगे। अब देखो इसका वैल्यू कैसे आएगा। अपन इसको डाल देते हैं, आंसर को नीचे की तरफ पटकते हैं इसको। तो चल भाई यहां आ जा, अपन निकालते हैं सेकंड अप्रोक्सीमेशन। सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं, ठीक है। इसको साइड में, ये इधर ही साइड में कर देता हूं ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से बता सकूं। सेकंड इटरेशन, सेकंड इटरेशन के अंदर आप लोगों को V2 और V3 का सेकेंड इटरेशन वाला वैल्यू मिलेगा। फर्स्ट निकाल चुके, तो फॉर्मूला वही रहेगा एज इट इज। फॉर्मूला क्या रहेगा सर? V2 का फॉर्मूला, अरे कितनी बार रिपीट करोगे, 1/y22 लाला P2 माइनस JQ2 डिवाइड बाई V2 का स्टार माइनस y21 V1 माइनस y23 V3 सब पे बार लगा दो, इसको कर दो बंद। V3 का पहला इटरेशन वाला वैल्यू ताजा ताजा उपलब्ध है, V1 कांस्टेंट है। V2 का पहला इटरेशन का वैल्यू अपने पास में उपलब्ध है, तो इसका दूसरा आ जाएगा। यानी कि इन दोनों का पहला अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू पिछले वाले से ये रहा, यहां पर ये रहा V2 का पहला, ये V3 का पहला। दोनों वैल्यू उठा के यहां पटकनी है, बाकी वैल्यूज पुरानी वाली मैट्रिक्स से उठानी है। इसको सॉल्व करो जरा, आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करें और मुझे वैल्यू बताएं। इसका आंसर आएगा 0.98 एंगल -4.92, 0.98 एंगल -4.92 डिग्रीज पर यूनिट। अब बात करें V3 के अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू की, तो V3 का सेकेंड अप्रोक्सीमेशन क्या आएगा, 1/, फिर से देखो जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद होगा, 1/y33 P3 माइनस JQ3 डिवाइड बाई V3 स्टार माइनस y31 V1 माइनस y32 V2 ब्रैकेट क्लोज। अब यहां से V2 का आपके पास सेकंड अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, ताजा ताजा वैल्यू सेकंड उपलब्ध है, V3 का ताजा वैल्यू फर्स्ट उपलब्ध है, तो इसका ताजा वैल्यू सेकंड आ जाएगा। V3 का सेकंड अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू सारी आप लोग 2 की वैल्यू यहां से उठा लेना, V1 की वैल्यू, V3 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन पीछे पड़ा है और V2 का जो वैल्यू है वो अपने पास में अभी अभी निकाला हुआ है फ्रेश। इसको लाके रखोगे तो 0.962 और एंगल आ जाएगा आपके पास में -6.67 डिग्रीज पर यूनिट। ये आपके पास में लेटेस्ट वैल्यू, सबसे ज्यादा अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। अब देखो कंपेयर भी कर लो आप लोग। पहली बार में आंसर कितना आया था, पहली बार में आंसर आया था 0.995, एंगल आया था 1.8 डिग्री, अब आ गया एंगल 4.92 डिग्री और वैल्यू हो गई 0.98। आप और अप्रोक्सीमेट नजदीक जा रहे हो आंसर के। 0.976, 0.962, एंगल कितना आ रहा है -5 डिग्री, यहाँ कितना आ रहा है -6.67 डिग्री। तो आंसर के नजदीक जाते रहो, जितना ज्यादा अप्रोक्सीमेशन होते जाओगे, इटरेशंस परफॉर्म करते जाओगे, आपको आंसर के उतने ही नजदीक जाओगे। तो कैलकुलेशन का सीक्वेंस क्या है, कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे कि सर सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे V2 का ताजा वैल्यू। क्या कैलकुलेट करेंगे, V2 का ताजा वैल्यू। ताजा वैल्यू मतलब कि पहला, फिर V3 का पहला, फिर V2 का दूसरा, फिर V3 का दूसरा। पहले 2 निकालेंगे, इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, इसकी वैल्यू इसमें काम आएगी, इसकी वैल्यू इसमें काम आएगी। ऐसे एक दूसरे की वैल्यू एक दूसरे में काम आएगी। जैसे देख लो ना यहाँ पे, इसके 2 में y3 का पहला वैल्यू काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ रहे हो ना इस बात को। तो इसी तरीके से आपको सोल्व करना है। अब अपन को स्लैक बस का कैलकुलेशन करना है। किसका करना है, स्लैक बस का। वो भी अपन इधर ही लिख देते हैं। स्लैक बस,
सर स्लैक बस का फॉर्मूला वो तो याद ही नहीं रहा हमें, एस कैसे याद नहीं रहा, फॉर्मूला याद करो, पावर की टर्म में लिखा था एस आई बराबर, नहीं याद है कोई बात नहीं, मैंने क्या कहा था अपन आई के की फॉर्म में लिखेंगे, देखो देखो इतना इतना से धुंधला धुंधला तो याद होगा कि एस आई बराबर सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से n, पहले वी आई था, फिर वी के था, फिर आई के मिक्स में था, फिर आई का डेल आई का एंगल तो पॉजिटिव था, माइनस डेल के नेगेटिव में था, और माइनस थीटा आई के भी किस में था, नेगेटिव में था, वी आई फिर आई के साथ में, फिर आई के, फिर आई के साथ में, आई के साथ में थीटा के लिए आई पॉजिटिव में, के नेगेटिव में एंगल में। अब यहां क्या करना है, अब आप लोगों को यहां पर P1 और Q1 निकालना है। क्यों सर, देखो भाई स्लैक बस में मैं मिसिंग है, P1 और Q1 मिसिंग है, तो सबसे पहले P1 निकालेंगे। तो सर P के लिए क्या करेंगे, ये तो S का फॉर्मूला है भाई, P के लिए आप लोगों को इस एंगल में cos पुट करना है और Q के लिए साइन पुट करना है, तो मैंने फॉर्मूला यहां लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन इसको सॉल्यूशन नेक्स्ट स्लाइड में लिख सकते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके डन करें, फिर मैं इसकी बात करता हूं वैल्यूज की। लिख लिया, चलो देखो आगे बढ़ते हैं। क्या उस फॉर्मूले को मैं दोबारा लिख लेता हूं यहां पे, एस आई बराबर सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से n, वी आई वी के वाई आई के एंगल डेल आई माइनस डेल के माइनस थीटा आई के, है ना। अब यहां पर बात करें P1 की, V I का वैल्यू 1 रखना है, V1 Y1 एंगल डेल 1 माइनस थीटा 1। अब K का वैल्यू चेंज होगा, बस ये चीज तो हर बार रिपीट होगी प्लस करके, K का वैल्यू तब तक लिखना है जब तक N तक नहीं पहुंच जाते, N का वैल्यू इसमें 3 है, यहां पर कोई केस नहीं है कि I को K के बराबर नहीं रखना है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, यानी कि इसमें 3 आप लोगों को वैल्यूज मिलेंगी। जैसे यहाँ पर I को K के बराबर नहीं रखना था तो 2 ही वैल्यू मिली 3 बस के लिए, यहाँ पर आपको प्रॉपर 3 वैल्यू मिलेंगी। तो देखो Y1 फिर V1, ये I है ना YI, अरे इसको अपन ने 1 क्यों नहीं लिखा, Y11 डेल 1 माइनस थीटा 11। अब यहां पर अपन को कॉस में लिखनी है वैल्यू, क्योंकि एक्टिव पावर लिख रहे हैं, तो कॉस डेल 1 माइनस थीटा 11 प्लस V1 तो रह गई, V2 आ जाएगा, फिर Y12 आ जाएगा, फिर कॉस डेल 1 तो है ही, डेल 2 आ जाएगा, माइनस थीटा 12 आ जाएगा, फिर प्लस V1 तो है ही, V3 आ जाएगा, Y13 आ जाएगा, कॉस डेल 1 तो है ही, डेल 3 आ जाएगा, थीटा 13 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, 1 तो रहेगा ही रहेगा, Q का वैल्यू जो है वो, सॉरी I का वैल्यू जो है वो तो 1 ही रहेगा, K का वैल्यू 1 2 3 हो जाएगा। देखो पहले 1 था, 1 1 फिर 2 2 फिर 3 3, 1 1 2 2 3 3, बाकी 1 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो P1 का वैल्यू कितना निकलेगा, देखो V1 का स्क्वायर मिल रहा है, मैग्नीट्यूड बात कर रहे हैं अपन क्योंकि एंगल अपन अलग से लिखेंगे, तो V1 स्क्वायर हो गया, Y11 हो गया, है ना, हर एक का मैग्नीट्यूड लेते चलते हैं अपन, तो V1 का स्क्वायर Y11 और cos का वैल्यू डेल 1 से डेल 1 कट जाएगा, माइनस थीटा 11 बचेगा। थीटा 11 का मतलब Y11 का एंगल Y11 का है, Y के तो सारे एंगल 90 डिग्री है, अब Y11 का एंगल 90 डिग्री है पर आगे माइनस लगा है, इसका मतलब माइनस 90 डिग्री, तो इन सब के एंगल तो है 90 और इनके एंगल है माइनस 90, वो अपन यहाँ पुट करेंगे बाद में, बाद की बात है, पुट करने की बात तो बाद की। फिर V1
V2 Y12 cos del 1 माइनस del 2 माइनस थीटा 12 प्लस V1 V3 del 13 cos del 1 माइनस del 3 माइनस थीटा 13। इस इक्वेशन में वैल्यू रखोगे तो किसका वैल्यू आ जाएगा? P1 का। सिमिलरली Q1 का वैल्यू भी आप लोगों को सेम इक्वेशन से मिलेगा, बस आप लोगों को यहां पर cos की जगह क्या लिखना है? साइन। बाकी तो वैल्यू सेम ही रहेगी ना यार। I का वैल्यू 1 है तो बाकी सब सेम रहेगा, और K का वैल्यू भी 1 2 3 के लिए जाएगा, तो सेम इक्वेशन। V1 का स्क्वायर Y11 cos की जगह क्या आ जाएगा? साइन थीटा 11 V1 V2 Y12 साइन del 1 माइनस del 2 माइनस थीटा 12 प्लस V1 V3 del 13 cos की जगह साइन del 1 माइनस del 2 माइनस थीटा 13। ये आपके पास में P1 Q1 आ जाएगा। V1 का वैल्यू सबको पता है, क्वेश्चन ने खुद ने दिया है। Y11 Y12 और Y13 आप लोगों को कहां से मिल जाएगा? अरे del 13 कैसे लिख दिया? Y13 आएगा ना। चलिए, यहाँ cos है और यहाँ साइन है, तो Y13 का वैल्यू, Y12 का वैल्यू और Y11 का वैल्यू मैट्रिक्स से V1 क्वेश्चन ने दिया है। V2 का कौन सा वैल्यू यूज करना है? V2 का लेटेस्ट वैल्यू यूज करना है। लेटेस्ट वैल्यू कहां से आया? सेकेंड इटरेशन से आया, यानी यहां पर V2 सेकेंड इटरेशन वाला पुट करना है। यहां पर V3 का वैल्यू कौन सा लिखना है? सेकेंड इटरेशन वाला पुट करना है, तब जाकर के आपका आंसर आएगा। इसीलिए पहले अपन PQ बस के अंदर जो अपना वोल्टेज और एंगल है वो कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद अपन यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार डेल का वैल्यू भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि डेल का वैल्यू भी यहां पर जो है आप लोगों को लेटेस्ट वाला ही पुट करना है, सेकेंड इटरेशन वाला। V1 V2 भी लेटेस्ट और डेल का वैल्यू भी लेटेस्ट पुट करना है। और ये वैल्यूज कहां से आएंगी? अपन ने पिछली स्लाइड में निकाली है, ये रही। लेटेस्ट V3 और एंगल, लेटेस्ट V2 और एंगल, ये सारी वैल्यूज यहां पुट करो, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। और ये आपका एग्जांपल यहां पर ओवर होता है किसका? गॉस सीडल मेथड में PQ बस की और स्लैक बस की कैलकुलेशन का। अब यहां पर एक और चीज समझनी है। क्या समझनी है? गॉस सीडल मेथड के एडवांटेज क्या है? गॉस सीडल मेथड का एडवांटेज ये होता है कि जो स्टेप्स हैं, अब तो अपन को याद हो गए होंगे ये फॉर्मूले, बहुत इजी है, एक बार आप प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत आसान है लिखना इनको। तो गॉस सीडल मेथड का एडवांटेज ये है कि जो कैलकुलेशन के स्टेप्स हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे, आराम से कैलकुलेट कर सकते, कोई समस्या नहीं है। हाँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, मैं बात कर रहा हूं साथ साथ में। तो गॉस सीडल मेथड का एडवांटेज ये है कि इसके अंदर कैलकुलेशन के स्टेप्स बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत ही छोटे स्टेप्स में अपना एक कैलकुलेशन पूरा हो जाता है। कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करना अगर आपको आता है तो, मगर नंबर ऑफ इटरेशन बहुत ज्यादा परफॉर्म करनी पड़ती है। बहुत ज्यादा इटरेशन करोगे तब जाकर के एग्जैक्ट आंसर के पास पहुंचोगे, मतलब कि कैलकुलेशन स्टेप छोटा बट नंबर ऑफ स्टेप ज्यादा। तो एडवांटेज कैलकुलेशन स्टेप्स का छोटा होना, डिसएडवांटेज नंबर ऑफ स्टेप्स का ज्यादा होना। अब इस प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए? इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप लोगों को क्या करना होता है? एक एक्सेलरेटिंग फैक्टर का यूज करना होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है कि सॉल्व करिए गॉस सीडल मेथड को और एक्सेलरेटिंग फैक्टर को अज्यूम करते हुए सॉल्व करिए। तो अब अगर अपन बात करें इस क्वेश्चन की, इस कंप्लीट क्वेश्चन की जो आपको यहां से दिया गया है, इस क्वेश्चन में अगर आपको कह दे कि आप लोगों को भैया एक्सेलरेटिंग फैक्टर लेकर के सॉल्व करना है, तो इसी क्वेश्चन को अपन चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? यहां लिख दिया, सॉल्व जब तक नहीं कहे तब तक सामान्य मेथड से करना है,
सॉल्व यूजिंग एक्सेलरेटिंग फैक्टर। एक्सेलरेटिंग फैक्टर को लेते हुए सॉल्व करना है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एक्सेलरेटिंग फैक्टर को डिनोट किया जाता है अल्फा से, और अल्फा का वैल्यू लिया जाता है 1.6, फिक्स है। कितना लिया जाएगा? 1.6। अब कैलकुलेशन के स्टेप्स में क्या फर्क पड़ेगा? कैलकुलेशन के स्टेप्स में क्या फर्क पड़ेगा? एक सिंपल सा फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? ये आप लोग जो V2 का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे, ये V2 का वैल्यू जो कैलकुलेट कर रहे थे, ये वैसा का वैसा ही है, सेम यही फॉर्मूला है। आप लोगों को V2 कैलकुलेट करना है। मतलब अपन आगे की वाली स्लाइड की बात करते हैं, अपन ने V2 लिखा हुआ भी है, V2 एज इट इज है, ये अपन को कैलकुलेट करना है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार अपन को V2 के साथ में एक चीज और लिखनी है। अब मैं यहां नहीं लिख रहा क्योंकि ये तो पिछले वाले क्वेश्चन को खराब कर देगा, मैं यही लिख देता हूं क्योंकि V2 V3 का फॉर्मूला लिखा है। तो अपन मान लीजिए V2 का पहला अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो ये 0 होगा, ये यहाँ 0 होगा। फिर V3 का अपन यहाँ पर पहला अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड कर रहे थे, तो उस केस में ये वाली वैल्यू 0 थी और ये वाली वैल्यू फर्स्ट वाली थी। ये फर्स्ट वैल्यू अपन यहाँ यूज करते हैं। V3 का पहला वैल्यू यहाँ कहीं पर भी नहीं था, तो यहाँ 0 लिया, यहाँ पहला वैल्यू मिला। अब फर्क क्या है कि अब आप लोगों को यहाँ पर V2 का एक एक्सेलरेटेड वैल्यू फाइंड आउट करना है पहले इटरेशन में। उसके लिए आप लोगों को V2 का जो इनिशियल वैल्यू है 0 वो लेना है, इनिशियल वैल्यू 0 लेना है, और फिर उसके अंदर जोड़ना है अल्फा एक्सेलरेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हुए V2 का पहला अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू माइनस V2 का 0 यानी इनिशियल वैल्यू। कोई कॉन्जुगेट नहीं है, कोई कॉन्जुगेट नहीं है। आप लोग V2 का पहला वैल्यू निकालोगे। अब इस V2 के पहले वैल्यू को डायरेक्ट यहां यूज नहीं करना है। कहां यूज नहीं करना है? यहां। आप इस V3 के पहले अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू में इस V2 को यूज कर रहे थे, अब इसको नहीं करना है, इसको नहीं करना है। अब इसका एक्सेलरेटेड वैल्यू निकालना है। इसका एक्सेलरेटेड वैल्यू कैसे निकालना है? देखो V2 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 तीन बार लिखना है, यहां से शुरू करना है, 1 0 1 0 लिख देना है, 1 0 1 0 तीन बार V2 इधर, एक बार इधर। यहां इन दोनों को ब्रैकेट में डाल के बाहर लिख देना अल्फा। अल्फा कितना है? 1.6। तो V2 का पहला वैल्यू यहां से उठा के यहां रखना है। 0 वैल्यू अपन इनिशियली जो लेते हैं, ये 0 वाला वैल्यू लेना है अपन को, बस कंजुगेट नहीं लिखना है, और यहां भी 0 वैल्यू लिखना है। इससे एक्सेलरेटेड वैल्यू आएगा, तो इस बार यहां पर कौन सा वैल्यू चलेगा? V2 का ये वैल्यू नहीं चल करके ये एक्सेलरेटेड वैल्यू लिखा जाएगा। इससे आपको क्या निकलेगा? V3 निकलेगा। अब V3 का भी एक्सेलरेटेड वैल्यू निकाला जाएगा, और अगली बार जब यहां पर सॉल्व करेंगे तो V3 का कौन सा वैल्यू लिखेंगे? एक्सेलरेटेड वैल्यू लिखेंगे। बस इतना सा ही फर्क है। समझ गए इस बात को? तो V2 के बाद V2 का एक्सेलरेटेड, और V3 के बाद V3 का एक्सेलरेटेड। V3 का एक्सेलरेटेड और V2 का एक्सेलरेटेड ही यूज करना है, डायरेक्ट V3 V2 यूज नहीं करना। बस इतना सा ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। बाकी मैं सारे स्टेप्स वापस से लिखूं उससे कोई फायदा नहीं है। आप लोग समझ गए होंगे। जैसे यहां पर मैंने V2 का एक सामान्य वैल्यू निकाली, एक्सेलरेटेड निकालने के बाद में सेकंड इटरेशन में क्या होगा? यहाँ पर V2 का जो वैल्यू लिखा जाएगा सेकंड इटरेशन के लिए, उसमें V2 का फर्स्ट वैल्यू एक्सेलरेटेड लेंगे और V3 का भी फर्स्ट वैल्यू एक्सेलरेटेड लेंगे। तो जहां जहां आप लोगों को ये वैल्यूज फॉर्मूले में 1 1 दिख रही है, 2 2 दिख रही है, वहां आप लोगों को बस एक्सेलरेटेड वैल्यू यूज करनी है। बस इतना सा ध्यान रखना है। और उसी तरीके से अपन को स्लैक बस का कैलकुलेशन भी करना है। बस इतना सा फर्क है एक्सेलरेटिंग फैक्टर के अंदर। समझ गए इस बात को? तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। मैं यहां पर भी लिख देता हूं, छोटा सा मेंशन कर देता हूं। यहां पर मैं लिख देता हूं V3 का पहला वैल्यू एक्सेलरेटेड निकालने के लिए V3 का 0 1 0 वापस 1 वापस 0, ठीक है। V3 का इन दोनों को माइनस करना है, अल्फा से गुणा करके इससे जोड़ना है। अब यहां पर V3 का एक्सेलरेटेड वैल्यू कौन सा आएगा? V3 का इनिशियल वैल्यू 0 फर्स्ट, सेकंड इटरेशन, अल्फा से गुणा कर देना है। सिंपल सी बात है। समझ गए इस बात को? 1 0 1 0 लिखना है।
अब अगली कैलकुलेशन में ये काम में लेना है, ना कि ये काम में लेना है, बस एक स्टेप बढ़ गया और कुछ नहीं। समझ गए? तो अब क्या होगा, ये एक्सेलरेटिंग फैक्टर यूज करने से जो आप लोगों को आंसर 20 स्टेप के बाद मिल रहा था वो तीसरे या चौथे स्टेप में ही मिल जाएगा। इसीलिए एक्सेलरेटिंग फैक्टर का यूज किया था। क्योंकि गॉस सीडल मेथड का प्रॉब्लम क्या था, एडवांटेज तो था कि स्टेप छोटे हैं, डिसएडवांटेज था कि नंबर ऑफ स्टेप ज्यादा है। तो उस डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए एक्सेलरेटिंग फैक्टर का यूज किया जाता है। यहां पर आपका गॉस सीडल मेथड का जो पीक्यू बस का कैलकुलेशन है उसका न्यूमेरिकल ओवर होता है। अब अपन एक क्वेश्चन लेंगे, नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पीवी बस का कैलकुलेशन करेंगे और उस क्वेश्चन को उसको अपन क्वेश्चन लेके सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं। तो मिलता है नेक्स्ट सेशन में। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.